चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। करें स्टार्ट करें क्लास। अच्छा चलिए, स्टार्टिंग विद दिस, हमने क्विक रेशियो की थ्योरी कर ली थी, राइट। क्वेश्चंस बाकी थे दिवाली पे जो हमने ब्रेक लिया, उससे पहले हमने करंट सॉरी ये क्या कहते हैं, लिक्विडिटी जो हमारे रेशियोज थे उसमें करंट और क्विक रेशियो पढ़ना था। करंट रेशियो के क्वेश्चंस हो गए थे, क्विक के बाकी है। सो अभी हम वो कवर करेंगे, देन विल लर्न अबाउट सॉल्वेंसी रेशियोज। करेक्ट, ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों फॉर्मूला वगैरह याद है या मुझे रिमाइंड कराना पड़ेगा? दिवाली में सब भूल के तो नहीं आ गए आप? करा दें, ठीक है, चलिए। नो वर, बताना याद है तो क्विक रेशियो का एक बार फॉर्मूला बताओ, और क्या है ये रेशियो ये भी बताओ। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वेरी करेक्ट। बच्चों ये रेशियो क्या डिनोट करता है और हम क्यों कैलकुलेट करते हैं इसे? क्विक रेशियो को डिनोट करता है। वेरी गुड आंसर, इतना महान आत्मा। बताना दुग्गल जी, ये रेशियो आप क्यों कैलकुलेट करते हो और क्या पता चलता है? इमीडिएट पेड कैपेसिटी, ठीक है, यही सुनना था। तो अगर आप अपने करंट लायबिलिटीज को देखें तो वो क्या आप इमीडिएटली पे कर पाएंगे या नहीं, वो ये रेशियो आपको बताएगा। तो करंट रेशियो में और इसमें अंतर क्या था यादव जी? करंट रेशियो क्विक रेशियो का डिफरेंस क्या है? तो वो भी तो यही है, इमीडिएट। तो उसमें आपको बोलना है कि करंट रेशियो होता है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे या नहीं, एज एंड व्हेन दे विल अराइज। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज क्या आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे इमीडिएटली। हाँ, मतलब अगर आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन पे करना है तो आप पे कर पाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट लिक्विड रेट, देखिए क्योंकि करंट लायबिलिटीज जो होती है वो या तो 12 महीने या आपका ऑपरेटिंग साइकिल, उसके विदिन जो होती है वो करंट होती है, राइट। तो वो आज से 12 महीने बाद भी हो सकती है, करेक्ट। ओके, सो कैलकुलेट लिक्विड रेशियो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 9 8 तक हमारे करंट रेशियो के क्वेश्चन थे। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, आपको करंट एसेट्स दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 2 लाख, इन्वेंट्रीज 50, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी हमारे डेटर्स 110, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, करंट लायबिलिटी 70। हिमांशु, हम कैसे क्विक एसेट निकालते हैं? क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला बताना बच्चे। मतलब क्विक एसेट्स है ना, वाह वेरी गुड। हाँ, आंसर बताओ। एंड और कुछ माइनस नहीं? आपने आधा तो ठीक बताया, आपने बोला करंट एसेट माइनस, दोनों माइनस होंगे ना। मैंने बताया था ये दोनों इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो क्विक एसेट्स हमें पहले कैलकुलेट करने होंगे, दैट इज करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। वेरी गुड, चलिए करंट एसेट्स हो गए 2 लाख, इन्वेंट्री कितनी दे रखी है 50, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 10। तो बच्चों ये आंसर आएगा 1,40,000। हमारे क्विक एसेट्स कितने हो गए 140। नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला क्विक रेशियो। मिस बजाज, क्विक रेशियो का और नाम क्या होता है? और एसिड टेस्ट। ओके, सो दिस इज क्विक एसिड्स। विशाल फॉर्मूला लिखेंगे ना बेटा नोटबुक में? हाँ, so your quick assets amounted to 140 and current liability बच्चों डायरेक्टली गिवन है 70। तो हमारा रेशियो क्या आया 2, यानी हमारे पास जो क्विक एसेट्स है डबल अमाउंट के हैं एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज।
आपको मैंने बताया था इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या था, 1:1. दैट मीन्स इट इज गुड, यू आर हैविंग अ गुड लिक्विडिटी इन बिजनेस. चलिए इतना नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे. जी बेटा अभी इस फाइल पे नहीं है वो. हाँ वो ठीक है. वो शायद हमने मैनुअली लिख के किए थे, इफ आई रिमेम्बर लास्ट क्लास में टाइप भी नहीं थे, मैंने मैनुअली लिखे थे. इप्सिता आपके पास है वो? इनको लास्ट क्वेश्चन आप एक बार बता देना. हाँ तो 7 होंगे, हो सकता है नंबरिंग इशू हो, कोई बात नहीं. 7 कर रखे है ना? हाँ तो 7 ही है, ठीक है. यहाँ पे शायद क्वेश्चन नंबर 8 की जगह 9 टाइप हो. तो यहाँ पे क्या था कि करंट एसेट्स दिए हुए हैं, इन्वेंट्री है और वर्किंग कैपिटल है. आपको बोला है कि आपको क्विक रेशियो निकालना है, राइट? So with the help of this current asset and inventory we'll be able to calculate quick assets. मैंने current asset में से inventory माइनस कर दी, तो मेरे पास quick assets आ गए. Now with the help of working capital हम निकाल पाएंगे current liability. वर्किंग कैपिटल का बच्चों फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी है, करंट एसेट भी है. सो दैट्स हाउ वी गॉट करंट लायबिलिटी एज 48. क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड द आंसर इज 5:1. चलिए मूविंग टू नेक्स्ट. करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज 6 लाख. करंट लायबिलिटी गिवन है 6 लाख. करंट रेशियो गिवन है 3:1. ठीक है. एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1. बच्चों आप खुद कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की. बोला है कैलकुलेट इन्वेंट्री. एक बार आप खुद से कोशिश करें क्या आप इसे सॉल्व कर पाते हैं. मैं स्क्रॉल कर दूं ना, होपिंग दैट ऑनलाइन बच्चों ने नोट कर लिया. यस आदित्य, व्हाट यू वांट टू से? क्या कुछ बोला आपने? देखिए आप एक काम कीजिए, ये दोनों फॉर्मूलाज जो होते हैं, एक तो करंट रेशियो और ये होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 3.5. ओके मूविंग बैक टू दिस. करंट रेशियो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और हमारा जो क्विक रेशियो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. सो अब देखो इनमें से हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जस्ट सी. करंट लायबिलिटी हमारे पास है, तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास है. करंट रेशियो 3 है, ये भी आंसर है हमारे पास, जिससे हमें करंट एसेट मिल जाएगा. से यस, विद दिस वी कैन कैलकुलेट करंट एसेट्स. कितना आएगा? 18 लाख. करंट एसेट्स हमें मिल गए 18 लाख रुपीज. अब देखिए इस फॉर्मूला पे आते हैं. क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आंसर 1 है. 1 इज यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्विक रेशियो 1:1. क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी. तो करंट एसेट्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 18 लाख, माइनस इन्वेंट्री आपको ढूंढना है अपॉन करंट लायबिलिटी विच इज 6 लाख. इसका आंसर बताइए, सॉल्व कीजिए इसी को. तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यस योर इन्वेंट्री इज 12 लाख. चलिए इतना नोट करें. हाँ बोलिए. In total we have 5 to 6 questions for this, then we'll move to solvency. Today itself we'll finish the theory part of solvency ratios, so that हम अगली क्लास में उसके प्रैक्टिकल्स कर सकें. ये नोट करो बच्चों क्विकली. जिसका ये हो गया कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट.
करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों निकाल। हो गया कैलकुलेट। क्वेश्चन 12 भी कर लिया आपने? क्या किया बताओ, कैसे किया? करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है। हाँ बोलिए। ठीक है, वेरी गुड। इतना नोट हो गया बच्चों? पता है मैं आज ही सुबह एक वो कुकू एफएम पे वो सुन रही थी। यू नो कुकू एफएम राइट, जो ऑडियो बुक्स होती है। तो उसमें सुबह जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, वही बात उसने आज दोहराई। शी वाज सेइंग कि अगर आपको कोई चीज़ लंबे टाइम तक याद रखनी है ना, किसी को पढ़ा दो, कभी नहीं भूलो। अगर आपने यहाँ से पढ़ के गए, जाके किसी को पढ़ाओ, और नहीं कोई तो फ्रेंड्स पकड़ो, चल मैं पढ़ाता हूँ, तो कभी नहीं भूलोगे। इसी बात पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो पकड़ो, आओ, लेट्स सी हाउ यू एक्सप्लेन। ये गूगल जी अच्छे टीचर है हमारे बीच, शायद मुझसे भी बेहतर है ना। माइक दूं? मैं दूसरा माइक देती हूँ, रुको। आपने दूसरी जगह टच कर दिया होगा उसको। कोई नहीं, 2 मिनट में इट विल वर्क। टेक योर माइक। कॉलर आप क्वेश्चन नंबर, बेटा जी आपको ये सिलेक्ट नहीं, पेन, ठीक है? अच्छा। अब आप यहाँ पे पेन हो गया आपका, हो गया पेन सिलेक्टेड है। डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 12 में, हाँ 12 करना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स लिमिटेड की करंट रेशियो हमें गिवन है 3.5:1 और क्विक रेशियो भी गिवन है 2:1। इन्वेंट्री हमें गिवन है 24,000। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम करंट एसेट को एक्स ले लें तो हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारा करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें करंट रेशियो 3.5:1 है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और करंट लायबिलिटी। अब जैसे मैथ्स के लिए इक्वेशन करते हैं, तो ये 3.5 CL हो गया एक्स, करंट लायबिलिटी की इक्वेशन आ गई एक्स अपॉन 3.5। अब हम बनाएंगे क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, जो हमें इसमें निकालनी है, और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, और हम इसमें करंट लायबिलिटी लेंगे। तो अब हमारा करंट एसेट एक्स है और हमें गिवन है इन्वेंट्री 24,000, तो ये एक्स माइनस 24,000 अपॉन CL हो गया। अब क्विक रेशियो हमें गिवन है 2:1, तो ये 2/1 CL हो गया। तो CL आ गया यहाँ पे माइनस 24,000 अपॉन 2। अभी हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई करंट लायबिलिटी। अब इन दोनों का हम इक्वेट कर देंगे। तो ये एक्स माइनस 24,000 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3.5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। करो सॉल्व। ऑनलाइन बच्चों आपको समझ आ रहा है? तुषार सर जो पढ़ा रहे हैं, आप कुछ डाउट है ऑनलाइन बच्चों को चैट विंडो में पूछ सकते हैं। ये आ गया शर्मा आपसे हुआ सॉल्व ये? क्या हो गया, कंफ्यूजन है कुछ? तो एक्स 56,000 आ गया करंट एसेट्स। अब इसमें निकालना क्या है हमें, करंट लायबिलिटीज निकालनी है ना। तो करंट एसेट तो आ गया। अब हमारे पास इसको हम इक्वेट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। एक्स माइनस 24,000 बाई 2 हमें पता था कि करंट लायबिलिटी है ये वाली।
हमारे पास x आ गया 56,000 माइनस 24 तो हमारी आ गई 16,000 करंट लाइबिलिटी। ठीक है, चलो गुड। थैंक यू। ठीक है भूवी, सही आंसर बताया बच्चे आपने। चलिए जी, नोट करें क्विकली। समझ आया सबको उषांग ने क्या समझाया, या मुझे सॉल्व करना है? सिंपल था ना? थोड़ा सा बस आपने ये दिमाग लगाना था कि इक्वेशन बना के आपको इक्वेट करना पड़ेगा। इतना नोट करें क्विकली। क्या कोई इजी वे आउट था इसे सॉल्व करने का, इतना लंबा करने की बजाय? क्या कोई इजी वे आउट? ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से। अगर आप इसे करंट लायबिलिटी को एक्स अज्यूम करते तो ये ज्यादा आसानी से होता। ओके, अगर चलिए आपने ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट द थिंग इज कि अगर आपने करंट लायबिलिटी को एक्स अज्यूम किया होता। आप इसे नोट कर रहे हैं? हो गया नोट, ठीक है। So let's try with that. If we will assume current liability is equal to x, let's see how we can solve this. हमारे पास current ratio given है 3.5, जो कि होता है current asset upon current liability. हमारे पास ये दोनों ही फिगर नहीं है, right? So I'll take this to be x. This is current assets. So can I say current asset is equal to 3.5 of current liability, या तो x, या तो हम यहाँ पे current liability भी लिख सकते हैं, ना लेना हो आपने, है ना? अगर आपको x भी नहीं करना तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या कर दिया, current asset is equal to 3.5 of current liability। इतनी बात समझ में आ गई? Now using quick ratio का फॉर्मूला, ये क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी से। यस, आप करंट एसेट की जगह 3.5 CL लिख सकते हो। हाँ बोलो ना। यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाया कि करंट एसेट क्या है, 3.5 ऑफ करंट लायबिलिटी। बिना एक्स के भी ये सॉल्व हो जाए। तो हमारा क्विक रेशियो गिवन है, आई थिंक 1 और 2 गिवन है। करंट एसेट की जगह आई विल राइट 3.5 CL माइनस इन्वेंट्री यू आर गिवन 24 अपॉन, इससे आपका CL मिल जाएगा। सो दैट विल मेक दिस कैलकुलेशन बिट इजियर। आपने अच्छा किया, नो डाउट, ठीक है, बट शॉर्ट में काम हो रहा है तो आई डोंट थिंक इतना लंबा करने की जरूरत है। बताना बच्चों इसको सॉल्व करके। ये इधर हो जाएगा, ये इधर, तो 1.5 CL is equal to 24. Current liability is equal to 16,000. I think a better method and a shorter version of answer. ठीक है ना? अब आपको करंट लायबिलिटी मिल गई, प्लेस हियर करंट एसेट इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पे हम 16,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट एसेट हमारे आगे कितने आ रहे हैं? 54, 56। आपका आंसर भी एब्सोल्युटली करेक्ट था, बट थोड़ा सा मेहनत ज्यादा थी, ठीक है। हिमांशु समझ आया आपको? आपने कैसे सॉल्व किया था? ऐसे ही किया था, बिना एक्स के भी आप कर सकते थे। अगर आप एक्स अज्यूम करना चाहते हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरी करंट लायबिलिटी। बिना अजम्पशन के भी हो सकता था, बट गुड ट्राई। बच्चों जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए ना कि दो आंसर दे रखे हैं और वो इंफॉर्मेशन ढूंढने को कह रहे हैं, हमेशा आप ना दोनों को लिख लो
और उसका फॉर्मूला लिखो, आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि इसमें से मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। करेक्ट। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। आप दोनों मेथड जो होशांग ने की थी वो तो आपने नोट की थी, इसे भी ऑप्शन करके, ऑप्शन 2 करके इसे नोट करें क्विकली। एनीवेज मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, होपिंग दैट यू नोटेड दिस। कोई लिख तो नहीं रहा? मिस बजाज आप लिख रहे थे? छोड़ देते हैं अगर कोई लिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, करंट लायबिलिटीज 1.5 लाख है, ठीक है। करंट रेशियो 3:1 है, लिक्विड रेशियो 1:1 है, और पूछा क्या क्या है? करंट एसेट्स पूछे हैं, लिक्विड एसेट्स पूछे हैं, और इन्वेंट्री। 3 चीजें पूछी है बच्चों। फाइन, अगेन वी आर गिवन 2 आंसर्स, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो हमें ये दे रखा है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चों हमें करंट लायबिलिटी गिवन है, तो हमारे पास ये आंसर 3 है। करंट एसेट हमें नहीं पता, करंट लायबिलिटी 150 है। तो करंट एसेट्स कितने हो गए? 450। सही है, एक आंसर आ गया, वेरी सिंपल। अब आगे ये मुझे मिल गया 450। नाउ स्टिल आई नीड लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री बोथ। फॉर दिस ये मेरा आंसर 1 है। क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 1 हाथ लग जाता है ना लिखते लिखते है। करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए 450, ये 1 है। इन्वेंट्री हमें ढूंढना है, हमें नहीं पता। और करंट लायबिलिटी तो हमारे पास ऑलरेडी थी 150। कितनी हो गई इन्वेंट्री? इन्वेंट्री हो गई 3 लाख। दूसरा आंसर भी मिल गया आपको। 3 चीजें पूछी थी देखो इसमें। पहले पूछे थे करंट एसेट जो हमने निकाल दिए 450, दूसरा पूछा है इन्वेंट्री, ये रहा 3 लाख, और फिर लिक्विड एसेट क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा 150। सिंपल हो गया सॉल्व। चलो नोट करो फटाफट। लास्ट क्वेश्चन फॉर लिक्विडिटी रेशियोज छोड़ देती हूँ अगर आप नोट कर लें। क्विक रेशियो है 0.8:1, ओके, 0.8:1। State with reason whether the following transactions will increase, decrease or not change the quick ratio। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या करना है। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, और दूसरा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने अजम्पशन लेनी है। सो ये हमारा क्विक रेशियो 0.81 है। सो हम क्या करेंगे, आई विल अज्यूम, लेट्स अज्यूम quick assets 80,000 and current liabilities 1 लाख। आ जाएगा आंसर इससे 0.8, ठीक है ना? हाँ बोलो ना बच्चों, 0.8 आएगा ना आंसर। देखो अब हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। बिल्स रिसीवेबल
एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, इस ट्रांजैक्शन से क्या इम्पैक्ट होगा क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी पे बताओ। चैट विंडो में क्या लिखा? हाँ बच्चे आंसर ठीक है, करेक्ट। हाँ जी बताइए, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। पहले पहले इसका इफेक्ट बताओ इस रेशियो पे हमारा। क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? हम बिल्स एंडोर्स टू, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल आपका खत्म हो गया, कम हो गई, निशान क्या हो गया? नो, देखो आप जब भी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर को देते हो, एक तरफ तो आपका बीआर खत्म हो गया, यानी कि क्विक एसेट कम हो गया, से यस, बीआर हमारे क्विक एसेट होते हैं ना, और आपने क्रेडिटर को पे आउट कर दिया इस फॉर्म में, तो करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, से यस, ये भी डिक्रीज हो गई। तो अब हो क्या रहा है, हम इसका 10,000 रुपीज अज्यूम कर लेते हैं कि ये 10,000 का बिल था जो हमने एंडोर्स कर दिया। सो दिस इज 80 माइनस 10, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 लाख माइनस 10, so this becomes 70 upon 90। बताओ आंसर क्या आ रहा है? 7:9 नहीं बोलते इसको, पॉइंट में बताओ क्या आ रहा आंसर? 0.778 ले लेते हैं, है ना। तो अब आप बताओ आपका रेशियो रिड्यूस हुआ या बढ़ा, है ना, डिक्रीज लिख देते हैं। बच्चों आपको ये वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, देखो अज्यूम्ड फिगर्स लेके ये बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिख सकते। बी पार्ट पे आ जाओ, बी पार्ट क्या कह रहा है, परचेज ऑफ स्टॉकिंग। देखो मैंने आपको ये 2 ही एग्जाम्पल्स कराए हैं, आपकी बुक में ऐसे 5-7 दे रखे हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आपको बोला है आपने उधार पे सामान खरीदा है, स्टॉक खरीदा उधार पे, क्विक एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री तो उसका पार्ट है ही नहीं। तो डिनोमिनेटर आपका बढ़ रहा है, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या आपको बात समझ में आई कि इन्वेंट्री बाय करने से करंट एसेट्स पे फर्क पड़ता है, क्विक एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये तो 80 ही रहेगा, और नीचे वाला जो 1 लाख था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 110। रेशियो कितना आ रहा है, मतलब ठीक है आप लिख सकते हो डायरेक्टली भी, 0.72 आ रहा है, तो अगेन डिक्रीज। ऐसे 5-6 क्वेश्चंस और हैं, आपको इम्पैक्ट समझ के इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज बताना है। तो अब आप एज अ होमवर्क, आपके अभी क्लास खत्म नहीं हुई, कहीं मैम होमवर्क बताने लगी तो सोचा क्लास का, जो आपके लिक्विडिटी रेशियोज हैं, यानी करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप घर पे उसे खत्म करो ग्रेवाल्स में, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 14-15 क्वेश्चंस तो हमने, कितने हैं टोटल, 35 है, तो इन दोनों के मिला के, हाँ, तो वो 35 क्वेश्चन आप फिनिश करेंगे। अब हम सॉल्वेंसी रेशियोज की थ्योरी पे चलते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए क्विकली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलिए जी, स्टार्टिंग विद द सॉल्वेंसी रेशियोज। बच्चों थोड़ा सा एक्सपोजर डार्क रखना पड़ रहा है ऑनलाइन बच्चों, क्योंकि ना यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, अगर मैं लाइट कर रही हूँ तो मतलब थोड़ा ब्लरी हो जा रहा है, इसलिए हम डार्क रख रहे हैं। आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं है। विजिबिलिटी ये तो प्रॉपर है ना, एक बार चैट विंडो में बता दोगे प्लीज, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही विजिबिलिटी में, फॉन्ट सही से विजिबल है? यस, ओके, वेरी गुड। चलिए, solvency of a business means that business is in position to meet its long term obligation whenever they become due।
यहाँ पे क्या बोला है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के कितना केपेबल है, वो ये रेशियोज आपको बताएंगे. Solvency ratios are computed to evaluate the capability of entity to meet its long-term liability. ये important है. All banks and financial institutions do the solvency analysis of the enterprise before giving them any loans. एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्कर. ये कौन सा एनालिसिस बैंक्स करेंगे बिफोर गिविंग लोन? तो क्या लिखोगे? सॉल्वेंसी. ठीक है. Solvency ratios indicate the capacity of enterprise to sustain its debts. There are 5 important solvency ratios which are as follows. First is debt to equity. इस नाम में ही फॉर्मूला छिपा हुआ है, debt upon equity. So this is debt to equity ratio. Next है total asset to debt. ये भी नाम में ही फॉर्मूला छुपा हुआ है, टोटल एसेट अपॉन डेट. अगला है प्रोप्राइटरी रेशियो. दिस आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस. आईसीआर इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पिछले साल ही ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, उससे पहले नहीं था, तो ये ऐड ऑन किया गया है. वी विल स्टडी व्हाट इज दिस इन डिटेल. पांचों को देखते हैं. अब आ जाइए पेज 182 ऑफ योर बुक. आपके पास बुक नहीं लाते हो यार, क्यों दे रखी है आप लोगों को? लेके आया करो बच्चों. हमें लगा मैम ने सजाने के लिए दिया. ठीक है. सो पेज 182 ऑफ माय बुक. मूव टू पेज 180 इफ यू आर नॉट हैविंग. ओके, आई एम हैविंग हियर 2 कॉपीज एक्स्ट्रा. आप शेयर कर लीजिए बच्चों, पीछे पास कर दीजिए. दोज हु आर नॉट कैरिंग बुक्स. ओके, सो वी आर ऑन पेज 182 ऑफ द बुक. देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये पांचों रेशियो आपको कंपेरेटिव फॉर्म में दिए हुए हैं कि आपको इनका डिफरेंस पता चले. सबसे पहला हम पढ़ते हैं डेट टू इक्विटी. ये आपको क्या बता रहा है कि आपके बिजनेस में डेट और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है. करेक्ट. लेट्स सी. Debt to equity ratio is a solvency ratio that measures the long-term financial soundness of the enterprise. It is a relationship between long-term liability, that is debt, and equity. It is computed as debt upon equity. अगर मैं long-term liabilities यानी debt की बात करूं तो उसमें क्या क्या आएगा? Long-term borrowings plus long-term provisions, if any. समझ में आ रहा है आपको? आपने किसी से डेट लिया हुआ है या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो वो यहाँ पे कवर होंगे. या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि आपकी जितनी भी टोटल लायबिलिटीज हैं उसमें से करंट लायबिलिटी को हटा दीजिए. समझ में आ रहा है? यानी हमारी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो हमने यहाँ पे बेसिकली कंसिडर करनी. टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड. और इक्विटी क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड. आपकी बैलेंस शीट का जो पहला पार्ट होता है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड. so that is the equity part, debt upon equity. यहाँ पे हम ये रेशियो कैलकुलेट क्यों करते हैं, कोई बताएगा? why we will calculate? जब भी हमें कोई एडिशनल डेट लेना होता है हम अपनी डेट टेकिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए इसे कैलकुलेट करते हैं कि क्या हम और डेट. देखिए अगर ऑलरेडी बिजनेस में डेट बहुत ज़्यादा होगा, डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन ऑलरेडी बहुत हाई होगा, इक्विटी के कंपैरिजन में आपने ऑलरेडी बहुत डेट लिया हुआ है, तो यू शुड नॉट गो फॉर मोर डेट. करेक्ट. लॉन्ग टर्म borrowings are shown in the balance sheet that includes debentures, bonds, loans from bank, any financial institution, any public deposits. लॉन्ग टर्म प्रोविजन विल इंक्लूड प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी. ये सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा. आई एम नॉट रिपीटिंग दिस. ये इंपॉर्टेंट है, इसे हमें पढ़ना है. हाई डेट टू इक्विटी मींस द एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन द बोरोइंग्स और डेट्स एज कंपेयर टू द शेयर. अगर ये रेशियो हाई है इसका क्या मतलब है कि आपकी जो बिजनेस एंटिटी है वो डेट पे ज्यादा डिपेंडेंट है एज कंपेयर टू इक्विटी. Low debt to equity means enterprise is depending more on shareholders fund rather than outside fund. अब आप मुझे बताइए अगर आप लेंडर हैं होशा,
तो ये डेट इक्विटी हाई होगा तब आप लोन देके खुश है, या ये लो होगा तब आप लोन दे? लो होगा तब। ऑलरेडी अगर मेरे फॉर्म पे या मेरी एंटिटी पे बहुत डेट है तो सामने वाला और डेट देना पसंद नहीं करेगा कि भाई इनके ऊपर ऑलरेडी इतना डेट है, और डेट दे देंगे, पता चला वापिस ही नहीं आ रहा है ना। सो यहाँ पे लिखा है lenders at low risk and they have a higher safety if this ratio is low। आपके lenders कब सेफ होंगे? जब ये रेशियो कम से कम होगा। ठीक है जी। देखिए मैं यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं कर रही कि आप डेट बिल्कुल ना लें। क्यों ऐसा? डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू इक्विटी। ये आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में, है ना, कि जो चीपर सोर्स है वो डेट है, और ये जो इक्विटी है क्योंकि ये पूरा रिस्क बेयर करते हैं तो ये एक्सपेक्ट भी आपसे ज्यादा करते हैं। सिंपल है। सो नॉर्मली अ डेट टू इक्विटी ऑफ 2:1 इज कंसिडर्ड एज एन appropriate ratio. Objectives to measure the proportion of equity and debt. It assess the long-term financial soundness of the enterprise. It also shows the, ये last point देखो, it also shows the extent to which enterprise is dependent on the borrowed funds. आप ऐड करना चाहे तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि if you are willing to take more debt, then this ratio is to be calculated to check the debt taking capacity। समझ में आ रहा कि भाई हम और कितना डेट लेने के काबिल है जिसको हम कंफर्टेबली पे आउट कर पाएंगे। सो डेट टू इक्विटी में क्या क्या लेना है हमने? डेट में आएंगे आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स। हाँ बोलिए, जो अभी मैंने बोला। हाँ, so if you are willing to take more debt, go for this analysis first to check your debt taking capacity। यहाँ पे एक वो कहावत याद आ रही है, वो कहते हैं ना, पैर उतने ही पसारी है जितनी आपकी चादर। हिंदी में कहावत है, पता नहीं आप लोगों ने हिंदी कितनी पढ़ी है। आपने पढ़ी है? गुड, 10वीं तक पढ़ी है, ठीक है। चलिए जी, डेट अपॉन इक्विटी समझ आ गया। आगे चलते हैं, टोटल एसेट अपॉन डेट। अगला जो रेशियो है टोटल एसेट टू डेट। कोई बताना चाहेगा इस फॉर्मूला को देख के कि ये रेशियो क्या काम करता होगा और क्यों हम कैलकुलेट करते हैं? ओके, सो कुछ ठीक बताया आपने। यहाँ पे इस रेशियो को कैलकुलेट करने का ये मतलब है कि हमारा जो डेट है वो कितने टाइम्स कवर्ड है विद द टोटल एसेट्स। अब जैसे मान लीजिए अगर होशांग एक बैंकर है, मैंने इससे बोला कि मेरे को भाई 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या चेक करेगा मेरे को लोन देने से पहले कि मेरे पास एसेट्स कितने रुपए के हैं? क्यों ऐसा चेक करेगा कि अगर मान लो बाई चांस मैं लोन नहीं रीपे कर पाई तो क्या मेरे कंपनी में इतने एसेट्स हैं कि जिनको बेच के ये अपना लोन वापस ले सके? समझ में आ रहा है आपको? सो नंबर ऑफ टाइम्स योर डेट इज कवर्ड बाय योर टोटल एसेट्स। ये जितना हाई होगा उतना ही लेंडर सेफ होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, आई विल गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। वेट, ये मेरे को 5 लाख रुपए का लोन दे रहा है, मेरी कंपनी में 20 लाख रुपए के टोटल एसेट्स है। क्या इसको कोई दिक्कत है लोन देने में? क्योंकि ये जितना लोन दे रहा है उससे 4 गुने तो मेरे पास एसेट्स है। तो अगर कल को ये रीपे नहीं भी हुआ तो मेरे एसेट्स बेच के ये आराम से कवर कर सकता है। सो ये रेशियो कैलकुलेट करता है कि आपके लोन को कितना टाइम कवर करते हैं आपके टोटल एसेट्स, और ये जितना ज्यादा होगा लेंडर उतना ही सेफ फील करेगा। जी अब आप बताइए क्या करें? कोलैटरल इज अ डिफरेंट थिंग वेयरइन आप अपनी चीज को गिरवी रख देते हो कि भाई ये ले, ये तेरा हुआ अगर मैंने नहीं दिया। यहाँ पे जस्ट वो चेक कर रहा है फॉर द सेफ्टी कि भाई जितना लोन है उससे कितने गुने एसेट्स है इसके पास। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? एक क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर रहे हैं बेसिकली। टोटल एसेट टू डेट इज अ रिलेशन बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। टोटल एसेट्स कैसे आते हैं? टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन करंट एंड
करंट यानी आपकी बैलेंस शीट का टोटल बेस, ठीक है। एक्सटर्नल इक्विटी तो हमने अभी पढ़ी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वही डेट। अ हाई रेशियो मींस अ हायर सेफ्टी फॉर द लेंडर्स, अ लो रेशियो मींस लोअर सेफ्टी फॉर द लेंडर्स। In other words, investment by the proprietor or owner is low. Thus, the higher ratio safer the lenders. जितना ये रेशियो हाई होगा उतने ही आपके लेंडर्स क्या होंगे, सेफ होंगे। To establish relation between total assets and debts, हम ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। It measures the safety margin available to the lender, यानी उसने जो पैसे दिए हैं उससे कितना गुना एक्स्ट्रा आपके पास है कि कल को अगर आप नहीं चुका पाए तो वो अपना ये एसेट्स को कैप्चर करके और उनको बेच के अपना पैसा निकाल लेगा। सिंपल है, एसेट्स को सीज करेगा, अपने पैसे निकालेगा और चलता बनेगा। इन अदर वर्ड्स, जो मैंने देखो शुरुआत में जो लाइन बोली थी वो यहाँ अंत में लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द डेट इज कवर्ड बाय द, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये रेशियो क्या मेजर करता है, कितने टाइम्स आपके जो एसेट्स हैं वो डेट को कवर करते हैं। टू द एक्सटेंट योर डेट इज कवर्ड बाय योर टोटल एसेट्स। सिंपल है, हो जाएगा कैलकुलेट। फॉर्मूला क्या था, पहले वाले का हमने देखा डेट अपॉन इक्विटी, नाम से ही समझ आ रहा है। दूसरा क्या है, टोटल एसेट अपॉन डेट। हिंदी में अगर किसी को समझाना है तो ये बोलना कि हमारे डेट से कितना गुना हमारे पास एसेट्स है। सिंपल, क्लियर है। और ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, कोई दिक्कत है। आगे चलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो को, जिसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स अगेन। फॉर्मूला देख के कुछ समझ में आ रहा है कि ये रेशियो क्या हेल्प करेगा, क्या समझ में आया? हाँ बोला, बताओ आपने। हाँ, आपने ऐसे किया तो मुझे बताइए कि ये रेशियो क्या हेल्प करेगा बच्चों आपको। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड में आपको बता दूं कि बिजनेस में जो मालिक का पैसा लगा हुआ है, जो ओनर है, इक्विटी है ना, इक्विटी का जितना पैसा लगा हुआ है वो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने हैं। एक फॉर्मूला बताती हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये क्लास 11th में पढ़ा था, इससे शायद कुछ समझ में आए। इसका डिनोमिनेटर ये ए है और जो न्यूमरेटर है वो कैपिटल दैट इज सी है। तो ये रेशियो कैलकुलेट करके क्या फायदा होगा जी? कुछ नहीं समझ आ रहा? चलिए, आपको ये इक्वेशन तो पता है ना कि हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट होते हैं या तो ओनर ने दिए होते हैं या किसी बाहर वाले ने दिए होते हैं। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सी अपॉन ए यानी कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। यहाँ पे ये कैलकुलेट करके हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में जितने भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से मालिक ने कितने फंड किए हुए हैं, बिजनेस का जो ओनर है उसने कितना परसेंट हमारे टोटल एसेट्स को फंड किया हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो बिजनेस में 100 रुपए के एसेट है, उसमें से इफ आई से 60 रुपीज इक्विटी होल्डर है तो क्या लेंडर को कोई टेंशन है पैसे देने में? नहीं। और वहीं अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 20 रुपए की इक्विटी है बाकी डेट है तो क्या कोई डेट देना पसंद करेगा? यहाँ पे ये रेशियो आपको बताएगा कि इस बिजनेस में फिलहाल जो सिचुएशन है, इसके पास जितने टोटल एसेट्स हैं आउट ऑफ दैट कितना प्रपोर्शन ओनर ने फंड किया हुआ है इसको। आप एक बात समझो, मान लो मेरा बिजनेस है, यहाँ पे 100 रुपए के एसेट है और वो 100 के 100 मैंने खुद खरीद रखे हैं, तो क्या अगर मैं किसी से लोन लेने जाऊंगी उसको कोई तकलीफ होगी? क्यों? क्योंकि भाई सारा पैसा तो मेरा फंसा पड़ा है, मैं कहाँ भाग जाऊंगी इसको छोड़ के। लॉजिकल है ना? आप सोचो, बीइंग अ ओनर अगर मेरे यहाँ पे पैसे फंसे हुए हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी है आई विल रन अवे लिविंग दिस बिजनेस? नो। वहीं अगर मान लो मेरे सिर्फ 10 रुपए लगे होते, बाहर वाले के 90 रुपए लगे होते, मैं कभी भी भाग जाती। कभी ऐसा लगा नहीं चल रहा, छोड़ो मेरा क्या लगा हुआ है।
समझ में आ रहा है आपको? तो जितने भी बिजनेस में टोटल एसेट्स हैं उसका कितना प्रोपोर्शन मालिक ने फंड किया हुआ है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये जितना हाई होगा लेंडर उतने ही सेफ होंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? सो डोंट जस्ट रटोफाई दिस फॉर्मूलाज क्या मेरे को फॉर्मूला आता है मेरा चैप्टर हो गया, मतलब समझो उसके पीछे का कि क्यों कर रहे हैं हम। टोटल एसेट वही हमारा बैलेंस शीट का टोटल है और ये क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। अ हाई रेशियो मींस एडिक्वेट सेफ्टी फॉर द लेंडर्स, लो रेशियो मींस लो सेफ्टी फॉर द लेंडर्स। अ वेरी हाई रेशियो मींस देयर इज अ इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ डेट एंड, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल इक्विटी पे जाओ। क्यों? there should be a proper mix of debt and equity as your debt is a cheaper source of finance as compared to equity। अच्छा मुझे ये बताओ कि डेट चीपर क्यों होता है as compared to equity? easily available, okay okay, tax deductible is one of the correct answer। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो लेंडर्स होते हैं वो क्यों कम पैसे लेके यानी कम इंटरेस्ट रेट पे भी दे आर हैप्पी, और इक्विटी में जो पैसा लगाता है वो आपसे ज्यादा पैसे एक्सपेक्ट करे। पहले पे ऑफ होता है, दूसरा डेट को पे ऑफ करना है ये गारंटी है। मान लो अगर होशांग से मैंने डेट लिया है, मेरा बिजनेस चले या ना चले मुझे झक मार के इसके पैसे देने पड़ेंगे, इसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जो लेंडर्स होते हैं उनको सेफ्टी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स। आप ऐसा सुना होगा आपने कई बार के शेयर होल्डर में पैसा लगाया, रातों रात करोड़पति हो गया या रातों रात रोड पे आ गया, ऐसा होता है ना। तो देखिए इक्विटी या तो आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हो, या फिर आपके पूरे पैसे डुबा भी सकता है। तो जब भी कोई इक्विटी में पैसे लगाता है वो बहुत रिस्क लेके पैसे लगाता है, तो वो रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करता है कंपनी से। समझ में आ रहा है? वही जो लेंडर होता है भाई उसको पता है मेरे को फिक्स्ड मेरा इंटरेस्ट मिल जाएगा, इतने साल बाद मेरा पैसा वापिस आ जाएगा, आई एम सेफ। अब बिजनेस कितना भी अच्छा कर ले, ओरिजिनली अगर इसने मुझे 8% पे डेट दिया है तो इसको 8% ही मिलेगा, ये उससे ऊपर 1 रुपया नहीं मांग सकता। क्या कोई बैंक ऐसा बोल सकता है आपका बिजनेस अब तो बहुत बड़ा हो गया अब मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ? नहीं, नहीं बोल सकता। जो रेट पे लोन लिया भाई तेरे को वही मिलेगा। लेकिन क्या इक्विटी बोल सकते हैं? क्यों? दे आर द ओनर्स। सो रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड, ये आपने बीएसटी में पढ़ा होगा। अगर कोई रिस्क ले रहा है तो वो रिटर्न भी ज्यादा चाहता है। सिंपल है। इसलिए कहा जाता है कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इट इज अ रिस्कियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर मान लो ये एक मेरा इक्विटी होल्डर है और ये मेरा डेट होल्डर है जिसने मुझे लोन दे रखा है, तो मेरे लिए ये बंदा ज्यादा रिस्की है। क्यों बताओ? जब ये चीपर है तो फिर ये रिस्की क्यों है? फिक्स पेमेंट। अगर मेरा बिजनेस जीरो पे भी खड़ा है ना तब भी इसको तो पे करना पड़ेगा, और इक्विटी बेचारा कुछ नहीं बोलेगा जिस दिन तक प्रॉफिट नहीं हो जाता। सिंपल है। वो चुपचाप देखेगा तमाशा बैठ के कि भाई जिस दिन पैसे कमाएंगे उस दिन बात करेंगे। बट लेंडर को एक दिन का सबर नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए रिस्कियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम टीचिंग बीएसटी हियर, बट ठीक है। समटाइम्स द बैलेंस शीट इज नॉट, अच्छा ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब की बात है। This will measure the proportion of total assets financed by the proprietors fund to determine safety of lenders। I repeat, ये जितना ज्यादा होगा उतने ही आपके lenders सेफ होंगे। रेशियो का मतलब समझ में आ गया? खाली रटने की जरूरत नहीं है। ओके हिंदी में एक लाइन में बताती हूँ इस रेशियो को कि हमारे बिजनेस के टोटल एसेट्स में से कितना परसेंट ओनर ने फंड किया हुआ है। सिंपल है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला आपको बताता है कि आपके जो बिजनेस में प्रॉफिट्स है वो इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितना गुना है। अगर आपको 20 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है और इंटरेस्ट पे करने से पहले आपके पास 80 रुपए का प्रॉफिट है,
तो क्या हम बोल सकते हैं हमारा इंटरेस्ट 4 टाइम्स कवर्ड है, जितना इंटरेस्ट पे करना है उससे 4 गुना प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल। हाँ, ये इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी है। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई लेंडर को मैं बोलूं कि भाई मेरा जो EBIT अपॉन इंटरेस्ट है वो 4 टाइम्स है, क्या उसको लोन देने में कोई तकलीफ है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे इंटरेस्ट को कोई खतरा नहीं है, मेरे को आराम से मिल जाएगा। तो ये रेशियो चेक करता है कि जितना इंटरेस्ट हमें पे करना है उससे कितना गुना प्रॉफिट्स हम अर्न कर रहे हैं। करेक्ट? लेट्स रीड। This ratio establishes the relation between net profit before interest and tax. In short, I will write EBIT, and interest on the long-term debts. Interest is a charge against profit. So we consider profit before interest for the calculation of this ratio. Formula है EBIT upon interest. अब आपको जो टफ क्वेश्चन बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो पैट देते हैं आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें आपको टैक्स प्लस करना पड़ेगा, तब आप पहुंचोगे इंटरेस्ट EBT पे, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा तो आप पहुंचोगे EBIT पे। अच्छा, ये वाला हम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो फिगर होती है इसमें से इंटरेस्ट माइनस करके क्या आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब वो एग्जाम में ना आपको ये वाला फिगर देते हैं और टैक्स की और इंटरेस्ट की कोई इन्फो दे देते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, इस फिगर में पहले टैक्स प्लस करो तो यहाँ पहुंचोगे, इसमें फिर इंटरेस्ट प्लस करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, फिर ये आंसर निकलेगा। सिंपल है, रिवर्स कैलकुलेशंस। तो ये आप लिख लीजिए, EBIT माइनस इंटरेस्ट विल गिव EBT माइनस टैक्स विल EAT। हालांकि आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है, ये आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है इस बुक की। A high ratio is considered better for the lenders as it means higher margins to meet the interest cost. This is a very useful ratio for the lenders to ascertain the amount of profit available to cover the interest of long-term debts. किसी को भी लोन देने से पहले बैंक ये जरूर चेक करेगा ये सॉल्वेंसी रेशियोज जो आप देख रहे हैं। सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट वन विच इज एडेड फ्रॉम 20 to 23, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, कितना कैपिटल बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं, है ना, जो बिजनेस में फंसे हुए हैं, आई कैन से, राइट। सो दिस रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डेट, यानी कि हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यानी हमारे बिजनेस में कितना डेट है, जो टोटल पैसे बिजनेस में लगे हुए हैं उसमें से कितना डेट का प्रपोर्शन है वो ये चेक करेगा। करेक्ट। डेट के लिए वही बोला है जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डेट है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट जो होती है उसमें 3 ही चीजें होती है। एक होता है कैपिटल यानी कि जो शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और तीसरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। यहाँ पे डेट और इक्विटी का मतलब है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड। बैलेंस शीट की कौन सी चीज को छोड़ दिया, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को छोड़ दिया। और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और इक्विटी, ये 2 चीजें ऐसी होती है जो बिजनेस को बेसिकली फंड कर रही होती है। आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स लगे होते हैं वो इन्हीं दोनों की बदौलत होते हैं, राइट। So higher ratio denotes that business is funded more by the debt than equity, which make it riskier for lenders. आपको बोला है कि ये रेशियो जितना हाई होगा लेंडर्स उतने ही रिस्क पे खड़े होंगे। जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, इक्विटी का कम होता जाएगा, तो लेंडर्स रिस्की सिचुएशन में आते जाएंगे। क्यों? अब आप सोचो मेरा बिजनेस है, ठीक है, अगर मैं कहूँ उसमें टोटल 100 रुपए लगे हैं जिसमें से 70 लेंडर के लगे हैं, मेरे को कोई टेंशन है नहीं, चले मत चले बिजनेस। वहीं अगर 70 रुपए मेरे लगे हैं तो क्या मुझे टेंशन है? बिल्कुल है।
कि इस बिजनेस को किसी भी तरह खड़ा करना है। और लेंडर के ज्यादा लगे हैं, लेंडर जाने होते हैं ना, ये भाग जाते हैं, अपने केसेस इतने सुनते हैं, बैंकों से पैसे ले लेके बिजनेस खड़ा करते हैं फिर भाग जाते हैं, कितने सारे केसेस सुनते हैं हम रोज। तो कहने का ये मतलब है कि जहां पे डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा वहां लेंडर सेफ नहीं फील करेंगे, करेक्ट। लोअर रेशियो इंडिकेट्स दैट बिजनेस इज फंडेड मोर बाय द इक्विटी देन डेट विच मेक इट वेरी सेफर फॉर लेंडर्स। समझ में आ रहा है आपको? बड़ा लॉजिकल सा है, बट रादर देन जस्ट रटोफाइंग दिस फॉर्मूलाज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। सिंपल है। सो थ्योरी पार्ट सॉल्वेंसी का यहाँ पे खत्म होता है। जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ दिस 5 रेशियोज। फर्स्ट इज डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। ये डेट और इक्विटी का आपसी प्रपोर्शन चेक करता है। इसमें और उसमें देखोगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें और उसमें देखो सिर्फ डिनोमिनेटर का अंतर है, वो डेट प्लस इक्विटी है, यानी टोटल पैसे में डेट का कितना प्रपोर्शन है, और यहाँ पे है कि डेट और इक्विटी का आपसी प्रोपोर्शन क्या है। सिंपल है। टोटल एसेट टू डेट क्या है कि आपका जो डेट है वो कितने टाइम्स कवर्ड है, यानी डेट से कितना गुना एसेट्स आपके पास है बिजनेस में। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट आपको बताता है कि बिजनेस में जितने टोटल एसेट है उसमें से कितना % ओनर ने फंड किया हुआ है। और दिस रेशियो मेजर्स द इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी, EBIT अपॉन, यानी इंटरेस्ट जितना पे करना है उससे कितना गुना प्रॉफिट्स आप अर्न कर रहे हैं। सिंपल है, सॉर्टेड है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।